इश्तियाक भाई, वेलकम। आवाज अभी। हाँ आ रही है मेरी आवाज? हाँ भाई, अब आई। आ रही है ना? बहुत हाँ दिनों के बाद से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। चलो, टेक्नोलॉजी का ये तो फायदा हुआ। टेक्नोलॉजी का ये फायदा हुआ। अच्छा, हाँ जितने लोग भी देख रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ। आज हम बात है इश्तियाक खान से, पन्ना से हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं, और बॉलीवुड में ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अनारकली ऑफ आरा, भारत और बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। और मेरी मुलाकात इश्तियाक भाई से कम से कम 15 साल पहले एक नाटक हो रही थी आसपास। और रिसेंटली इश्तियाक भाई पास आउट होके आए थे एनएसडी से, और मैं प्रोडक्शन संभाल रहा था, वहां पे हुआ हाँ था। हाँ। और आज करीबन 10 साल के बाद फिर से मुलाकात हो रही है। तो इश्तियाक भाई, वेलकम। कैसे हैं? लॉकडाउन कैसा चल रहा है आपका? लॉकडाउन तो अच्छा ही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस पहले जिंदगी में कभी नहीं हुआ किसी का। चाहे वो हमारे पुराने बुजुर्ग हों या हम लोग हों, तो हम लोगों के लिए नया ही है लॉकडाउन। और बस उसको जी रहे हैं किसी प्रकार से। कभी बोर हो जाते हैं, कभी आनंद आने लगता है, और कभी दुनियादारी की समझ आने लगती है, कभी आध्यात्मिकता की तरफ दौड़ जाता है मन। हम्म। हाँ इश्तियाक भाई, अब तो आप बॉम्बे में बहुत अच्छी तरह से काम वाम कर रहे हो, मगर मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा कि पन्ना से हैं आप, और आपका मतलब रुझान एक्टिंग के प्रति कैसे हुआ? अभिनेता बनने की मतलब बहुत लोग नहीं जानते होंगे, मगर मैं आज बताना चाहूंगा कि इश्तियाक भाई बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी हैं, है ना? और मैं उसको बाद में डिस्कस करूंगा, मगर ये पहले डिस्कस करता हूँ कि आपको अभिनय करने का रुझान कैसे हुआ? मेरा जो शुरुआती दौर था कला के क्षेत्र में, तो तबला सीखता था मैं, है ना, और शास्त्रीय संगीत सीखता था। ऐसे ही तारतम्य ये हुआ कि इप्टा संस्था है हमारे पन्ना में, भारतीय जन नाट्य संघ। तो उन लोगों हम्म। को एक ढोलक वाला चाहिए था जो नाटकों में बजा सके, ओके। नुक्कड़ नाटक में। तो हमारे जो स्वर्गीय मकबूल सर थे, उनको मालूम था कि ये कुछ बजा लेता है। तो उन्होंने कहा, भाई एक लड़का है, उसको ले जाओ, वो बजा देगा आपके नाटक में। तो वो हम नाटक में हमने बजाया, और उधर पता चला यार ये नाटक भी होता है, कुछ अच्छी चीज होती है। तो वो उसके कई शो किए, क्योंकि नुक्कड़ नाटक था वो। ठीक है। ओके। उसके बाद मुझे उसमें एक कैरेक्टर करने का मौका मिला। एक एक एक्टर आया नहीं था, तो मुझे कहा कि भाई तुम कर लो, तुम तो रोज देख ही रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर लेता हूँ। 10-15 मिनट लाइन उन्होंने समझाई, क्योंकि शो था और एक्टर लेट हो गया था, हम लोग को शो करना ही करना था वो। तो वो मैंने किया, उसमें तारीफ आरीफ हुई, तो फिर सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद ओके। पहला स्टेज शो मेरा जो था, वो था एक था गधा और फलादात खां। श्री सतीश शर्मा जी ने उसको डायरेक्ट किया था। ओके। हम्म। और उसके बाद तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का सफर कैसा रहा आपका? नेशनल स्कूल ड्रामा का सफर बढ़िया था, क्योंकि पन्ना एक छोटा सा शहर है, तो वहाँ तो इतना ज्यादा किताबें भी नहीं थी पढ़ने अढ़ने के लिए। लेकिन लोगों ने बहुत मदद की, सागर अन्वेषण थिएटर ग्रुप वालों ने, उन्होंने मुझे बुला लिया अपने उधर यूनिवर्सिटी में, रखा गया मुझे, मुझे पढ़ाया गया। किताबें ये सब जो नाटक से संबंधित कई किताबें हैं जो पढ़ने का मौका मिला। नाटककारों को नाटक कर पढ़ने का मौका मिला, उसमें डिस्कशन करने का मौका मिला। उसके बाद फिर मैं एनएसडी आया। एनएसडी में वो चीज़ें जो छोटे शहरों में नहीं मिलती हैं। छोटे शहरों में कुछ ऐसे भी थॉट होते हैं जो छोटे शहरों में देखने को नहीं मिलते हैं। शैलियाँ भी, नाटक की जो शैलियाँ हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, सीधा सीधा नाटक कर लेते हैं, उठाया नाटक कर दिया, उसमें लाइटिंग का ज़्यादा ध्यान नहीं, कॉस्ट्यूम का ज़्यादा ध्यान नहीं, क्योंकि हम लोग अपने ही सीमा पे बंधे हुए होते हैं। लेकिन एनएसडी जाने के बाद कुछ चीज़ों को का पता चला।
कि भाई लाइटिंग भी कोई चीज होती है, कॉस्ट्यूम का भी एक अलग डिपार्टमेंट है, मेकअप का भी एक अलग डिपार्टमेंट है, सेट डिजाइन का भी अलग डिपार्टमेंट है, उसको भी सीखने का एक नजरिया है। उसको सेट डिजाइन भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पढ़ाई है। सिर्फ नाटक में एक्टिंग ही नहीं है, कॉस्ट्यूम का भी अपना एक महत्व है, तो ऐसे करके मेकअप का भी अपना महत्व, तो हर क्षेत्र में विस्तार से सीखने को मिला। एक्टिंग तो मिली साथ में ये भी मिला। और एक्टिंग में भी क्या हुआ कि शैलियां समझ में आई कि कौन कौन सी शैलियां हैं। हमारे भारतीय नाट्य शैली क्या है, लोक शैली में एक्टिंग क्या है, अर्बन एक्टिंग क्या है, अपने क्या नाम ग्रोतोवस्की ने क्या बोला है ना, स्टेनिस्लावस्की ने क्या बोला, भरत मुनि ने क्या बोला, तो फिर उस पे अलग अलग चीजें सीखने को मिलती गई, अलग अलग स्टाइल सीखने को मिलती गई। तो जो दिमाग का जो एक निश्चित दायरा था कि भाई ये लाइन है, इसको ऐसे बोल देना है, उससे परे जाके फिर सीखने को कुछ मिल गया। तो बहुत से शैलियों को सीखने के बाद आज आज करीबन बहुत सालों के बाद जब आप एनालाइज करते हैं और रियलाइज करते हैं, तो कुछ ऐसा फॉर्म आपने अपना कुछ बनाया है जो आपको इजी होता है? क्योंकि सीखने के लिए तो एक्टर हर शैली को सीखता है, एट द एंड वो अपना ही एक फॉर्म बनाता है। तो आप क्या करते हो जब परफॉर्मेंस करते हो, तो आपका अपना मेथड या मेथोलॉजी क्या होता है? देखो, जब क्योंकि हमारे इधर जो फिल्म इंडस्ट्री में है, भारतीय जो अपने भारतीय उसमें है, इसमें बहुत कम लोग हैं जो एक अलग प्रकार से करवाना चाहते हैं। बाकी सब लोग वही रोजमर्रा का जो ढर्रा होता है उसी टाइप से करवाना चाहते हैं। बहुत कम डायरेक्टर हैं जो आपको कैरेक्टर डिजाइन करने के लिए बोलते हैं, फिर आप कैरेक्टर डिजाइन करते हैं। कैरेक्टर डिजाइन करने में हम ये देखते हैं कि डायरेक्टर किस टाइप की एक्टिंग शैली चाह रहा है। हमारा चाहना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इम्पोर्टेंट होता है कि डायरेक्टर कैसा चाह रहा है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, सिलेक्टिव कॉमेडी शुरू कर देते हैं, कुछ लोग रियलिस्टिक कॉमेडी पे ध्यान देते हैं, कुछ लोग मतलब कॉमेडी बस ही नहीं, बाकी हर चीज, हर प्रकार की, चाहे वो आप एक्टिंग शैली आप ले लो, स्टाइलाइज एक्टिंग शैली। बहुत सारे जो डायरेक्टर हैं वो आपको लाउड एक्टिंग करने के लिए बोलते हैं कि थोड़ा लाउड चाहिए मुझे इधर, कैरेक्टर थोड़ा ऐसा चाहिए, थोड़ा। बहुत से लोग कहते हैं बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक, कि जितना रियलिस्टिक कर सकते हैं आप करिए। तो हमारी जो शैली चूज करने का फिल्मों में या सीरियल में अंदाजा रहता है, वो डायरेक्टर और स्क्रिप्ट के हिसाब से रहता है। और ठीक वैसे ही जैसे हम नाटक कर रहे होते हैं, नाटक में क्या होता है कि आप अगर कोई लोक शैली में काम कर रहे हैं किसी, तो लोक शैली में आपको ये समझना पड़ता है कि वो लोक शैली कहाँ की है और उसमें किस टाइप से एक्टिंग की जाती है। ओके। तो फिर हम फिर उसको सीखने की कोशिश करते हैं, या अगर हमने उसकी क्लासें ली हुई हैं, सीखी हुई हैं, तो फिर वो याद करके उसको उस तरीके से, जैसे हमने दशावतार सीखा हुआ महाराष्ट्र का, उसकी एक्टिंग स्टाइल ही अलग है। तो वो एक्टिंग स्टाइल आज तक मैंने कभी नहीं की, क्योंकि करने का मौका नहीं मिला। अगर कभी मिलेगा तो मैं उस दशावतार की एक्टिंग शैली जो है वो यूज करूंगा। तो एक ये उदाहरण है ना। तो हमारा अपना कोई स्टाइल इसलिए नहीं है क्योंकि हम बंधे हुए हैं डायरेक्टर के ऊपर, स्क्रिप्ट के ऊपर, कि स्क्रिप्ट क्या डिमांड कर रही है, डायरेक्टर क्या कर रहा है ना। ये एक बात बताइए, जब आप एनएसडी पास आउट होके बॉम्बे आए, तो उस समय का जो दौर था अभी से बहुत डिफरेंट है। जिस तरह से अभी स्ट्रगल हो रहा है, अभी तो व्हाट्सएप पे स्ट्रगल होता है। उस समय मतलब हाँ कितने पापड़ बेलने पड़े आपको, मतलब अपने आप को प्रूव करने के लिए, भाई मैं एक्टर हूँ? हाँ, ये उस समय यही होता था कि मिलना बड़ी मुश्किल से होता था, लोग मिलते नहीं थे। याद है क्या भाई, आपके पास एक फोटो था जो एनएसडी में आपने खिंचवाई थी, जिसमें आपका बाल साफ था और एक हाँ ब्लैक हाँ हाँ कुर्ता, और आपको याद होगा? हाँ 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 हाँ।
वो लेके घूमते थे, हालांकि वैसा कैरेक्टर आज तक नहीं मिला मुझे। वो लेकिन एक सोच थी कि भाई मैं ऐसा भी दिखता हूँ, है ना। अब होता ये था ना कि 5 मिनट में एक जो एक आदमी बैठा हुआ है उसको ये समझाना है कि मैं एक्टर हूँ, एक तो ये, दूसरा ये कि मैं जैसा दिखता हूँ इसके अलावा भी दिख सकता हूँ। एग्जैक्टली। तो उसके लिए हम लोगों के पास सिर्फ एक ही तरीका था जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, और भी तरीके हो सकते थे दिखा के आपके, अगर आपको मौका मिले, लेकिन पहला तरीका यही था कि फोटो इस तरीके से आप खिंचवा लें कि आपके लुक दिख जाएं अलग अलग प्रकार के, और लोगों को समझ में भी आ जाए कि भाई ये ऐसा भी दिख सकता है, ये ऐसा भी दिख सकता है, ये ऐसा भी दिख सकता है। इसीलिए वो उस टाइप की फोटो खिंचवाना पड़ती थी। फिर चलन आया, धीरे धीरे ये चलन आ गया कि कास्टिंग डायरेक्टर आ गए। कास्टिंग डायरेक्टर अपने हिसाब से ये करने लगे, और फोटो देना बंद हुई, लोगों को फोटोग्राफ लेना बंद, क्योंकि हार्ड कॉपी दी जाती थी। तो पहले तो पैसे ही नहीं होते थे हार्ड कॉपी, अगर कोई कास्टिंग वाला जो उधर बैठा हुआ है 5-6 फोटो ले ले तो लगता था यार एक ले लेता, 5-6 फिर हमें डेवलप करवानी पड़ेंगी फोटो, फिर मुझे कैसे आज भी याद लगेंगे। है, सारे आदर्श नगर में जाके डंप हो जाते थे। हाँ 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 हाँ। और बड़ा रंज होता था जब कभी उस ऑफिस में जाओ और आपकी फोटो कहीं डली मिल जाए नीचे, हाँ। तो बड़ा अजीब लगता था कि साला इतनी पैसे लगाए, तो वो उठा लेते थे हम, ये साला इन लोगों ने तो फेंक ही दी, कि चलो हम हमें हमारे काम आएगी। हम्म। लेकिन अब तो एक्टिंग शैली खत्म हो गई ना, वो सब खत्म हो गया ना, वो एक्टिंग शैली नहीं, वो खत्म हो गया, फोटो। वो वाला स्ट्रगल दिखाने वाला। हम्म। अब कास्टिंग डायरेक्टर आ गए, आपको कास्टिंग डायरेक्टर बुलाते हैं और वो तय करते हैं कि भाई आप इस कैरेक्टर में हो, इस लायक हो। आपका पहला ब्रेक कौन सा था इश्तियाक भाई, जिससे मतलब प्रूव हुआ कि अ, चलो इश्तियाक को मतलब काम मिले? मुझे याद है आपने एक फिल्म की थी अज्ञात, जो राम गोपाल वर्मा की थी। हाँ, आप ये बताओ वो फिल्म आपको कैसे मिली? वो फिल्म हमारे एक मित्र हैं निखिल द्विवेदी, हम्म। तो मुझे पता चला कि मैं बहुत दिनों से लगा हुआ था कि इनसे मुलाकात हो जाए, अपने क्या नाम इनका, राम गोपाल वर्मा जी से किसी प्रकार से बात हो जाए, समझ लें। वो ऐसे रोज जाके उनके ऑफिस में असिस्टेंटों से मिलना और फिर काम ना मिलना कब तक चलेगा। तो मुझे पता चला कि कैरेक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फिल्म में, और वो राम हम्म। गोपाल वर्मा जी के पास। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना ऐसा करें कि पहुंच ही जाए उनके पास, साला डायरेक्ट कुछ कोशिश करें। तो मैंने निखिल द्विवेदी जी से बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उनसे मिल सकता हूँ, सिर्फ मिलना है यार, अगर वो देख लें मिल लें तो हो सकता है हमारा काम बन जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। उनकी बहुत पहचान थी, उन्होंने मैसेज किया और वो उन्होंने कहा ठीक है उसको भेज दो मेरे पास, तो कल भेज हम्म। देना इतने इतने साल। तो मुझे उस कैरेक्टर के बारे में मालूम था कि ये कैरेक्टर ऐसा है। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसी टाइप का कपड़े पहने, उसी टाइप की कंगी अंगी करके, और मैं पहुंच गया उनके पास, है ना, क्योंकि उनके बारे में सुन रखा। मतलब वो ऑडिशन नहीं लेते थे, वो चेहरे हम्म। से ही समझ जाते थे कि भाई ये मेरे कैरेक्टर फिजिकल वो करते थे वो कास्टिंग, अगर वो फिजिक में सही अपियरेंस बैठ रहा है उसी। करते हैं। हाँ, मतलब अगर आप दिख रहे हो तो आप एक्टिंग करते हो या नहीं करते वो बाद में बात आएगी, पहले तो ये है कि आप ऐसे लग रहे हो या नहीं। हम्म। तो मैं उसी थॉट्स पे लेके गया। तो मैं गया, उनसे बात की, उन्होंने मुझसे बात की, फिर मैं आधा तो कैरेक्टर बन के गया ही था मैं। तो हम्म। इस कारण से मुझे वो पहली फिल्म मिली। ओके। और कैसा रहा मतलब आपका अनुभव मतलब राम गोपाल वर्मा के साथ काम करने का? उनके साथ काम करने का अनुभव यही रहा कि अ, उन्होंने कुछ चीजें जो इंसान की होती हैं, जैसे मैंने उनसे कहा कि
मैं जय माता दी बोल रहा हूँ, इसके बावजूद भी मर जाता हूँ, है ना, फिल्म में। तो मैंने तो आज तक ऐसा देखा नहीं, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है उस भगवान के उसमें, तो वो शायद बच जाता है ना, ऐसा होता है फिल्मों में। तो उन्होंने हमें अच्छे से याद है, वो उसमें बैठे हुए थे, क्या नाम उसका, होटल में। तो उन्होंने कहा उस वक्त वो हुआ था, ये क्या नाम इसका, उसमें हमला हुआ था ताज होटल में। ताज ताज पे हमला। तो उन्होंने बोला तुम कभी ताज होटल गए हो? तो हमने कहा नहीं, हम कभी ताज होटल नहीं गए। तुमने कहा कभी ताज होटल कभी इत्तेफाक मिले तो जाना। तो जैसे ही तुम घुसते हो ना, तो वैसी गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई है ना। इसके बावजूद भी लोग घुस गए उधर, उन लोगों ने मार दिया उन लोगों को, है ना। तो उन्होंने कहा कि बात ये नहीं है कि गणेश जी आपको बचाएंगे, या जो तुम बोल रहे हो कि जय माता दी माता जी, जी आपके जो कर्म है वो इम्पोर्टेंट है। वो आपको कोई भगवान तभी बचाएगा ना जब आप सही होंगे, है ना। और तो इसलिए तुम्हारा कैरेक्टर आगे जाके गुजरेगा, उसका अपनी जर्नी होगी, उसने कहीं गुनाह किया होगा, कुछ किया होगा उसने, है ना। और हो सकता है कि अगर उसने गुनाह नहीं किया तो ऊपर वाले ने उस कैरेक्टर को भेजा होगा नीचे, या उस जो भी क्रिएचर है वो जो भी है उसको भेजा होगा कि भाई ये कहानी ऐसी ऐसी लिखना है। क्योंकि आप कहानी तो ऊपर वाला ही लिखता है ना, कि आपके जीवन में कहानी आगे बढ़ाने के लिए एक कैरेक्टर डिजाइन करता है ऊपर वाला। अब वो खलनायक भी हो सकता है और आपका वो हीरो भी हो सकता है आपके जीवन का, आपके जीवन का सपोर्टर भी हो सकता है, आपके जीवन को हंसाने वाला भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली थी, जो अभी तक याद है मुझे। तो ये इतनी बड़ी फिल्म करने के बाद आपका जर्नी और इजी हो गया या और डिफिकल्ट हो गया फिल्म करने के बाद? इसी तो नहीं हुआ था, क्योंकि वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। हम्म। वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी, और उस उन दिनों ये नहीं, उस दिनों उन दिनों ये हो गया था कि जो अपने राम गोपाल वर्मा साहब हैं, उनकी जो इमेज है वो धीरे धीरे, क्योंकि फिल्में फ्लॉप हो रही थी, तो अपने इधर तो यही है, फिल्म फ्लॉप हुई तो आदमी तुरंत तो सोचने लगता है कि यार ये तो बेकार है, ये तो ये है, ये तो वो है, तो उसको तवज्जो नहीं देते लोग, चाहे वो कितनी टैलेंटेड हो, ये हकीकत है ना। तो वो दौर था उस समय उनका, राम गोपाल वर्मा जी का, कि वो उनकी फिल्में उस दौर में थी कि उस दौर को आप ये कह सकते हो कि डाउन उसमें थी, है ना। तो लोग ध्यान भी दे रहे थे, नहीं भी दे रहे थे। इस चक्कर में हुआ क्या कि पहले क्या होता था कि अगर फिल्म फिल्म फ्लॉप भी है और किसी ने अच्छा काम किया तो वो उड़ जाता था, हिट हो जाता था। लेकिन उसी समय से ये शुरू हो गया था कि फिल्म हिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने कितना अच्छा काम किया, कितना अच्छा नहीं किया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। राइट। वो चलन उन दिनों वो चलन शुरू हो गया था, तो उस चलन के चक्कर में हम भी पिस गए। अभी जो कास्टिंग डायरेक्टर्स का ट्रेंड आया है, कितनी जेन्युइनली उन लोग कास्ट कर रहे हैं? तो कुछ जो नामी डायरेक्टर हैं, कास्टिंग डायरेक्टर, वो तो सही करते हैं, क्योंकि उनका नाम ही इसीलिए। वो अपने काम से अगर वो ये थोड़ा बहुत करेंगे तो आ, उनको ही दिक्कत, उनको ही प्रॉब्लम। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो नकली लोग हैं, अब हर जगह नकली होते हैं, तो होते इनकी तादाद इन दिनों ज्यादा बढ़ गई। मीन्स और कास्टिंग डायरेक्टर के नाम पे बहुत ज्यादा नकली लोग का बहुत इन्वॉल्वमेंट हो ज्यादा गया है। नकली, जिनका जिनका काम कास्टिंग डायरेक्टर बनना नहीं था, जो हम्म, जो उसको प्रोफेशनली कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है, हम्म, वो सिर्फ पैसा कमाना चाह रहे हैं, सिर्फ वो उनका अपना ये नहीं है। जैसे एक डायरेक्टर होता है ना, वो डायरेक्ट करना चाहता है फिल्म में,
है ना, एक्टर एक्टिंग करना चाहता है, ऐसी कास्टिंग डायरेक्टर का ध्येय कास्टिंग करना होना चाहिए अच्छा, ताकि उसका नाम हो। लेकिन एग्जैक्ट। बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं जो बहुत नकली हो गए, उनका उद्देश्य ही कुछ और है। तो जैसे एक छोटी छोटी बातों में बताइए कि हम्म अब इतने फिल्मों में काम करने के बाद जो वो जर्नी था, जितना स्ट्रगल आपने किया, है ना, कैसा फील होता है अभी आपको? अभी तो अभी भी स्ट्रगल चल ही रहा है, हर इंसान का अपने अपने नजरिए से। जैसे एक्टर जात ऐसी है कि वो संतुष्ट नहीं होता है किसी चीज से। और और अभी हमारी तो शुरुआत ही, अभी देखा जाए तो हमारी तो शुरुआत ही नहीं हुई, है ना। हम्म, तो इस लिहाज से देखा जाए तो हम तो रोज काम तो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल हमारा अब स्ट्रगल हमारा काम पाने का नहीं है, पैसे पाने का नहीं है। अब हमारा स्ट्रगल है अच्छा काम पाने का, बढ़िया काम पाने का। मीन्स अब लेवल ऑफ हम स्ट्रगल चेंज हो गया है। हाँ हाँ, पहले एक समय था जब हम अपने शहर में थे, तो एक एक सीरियल आया करता था जिसका नाम था शायद अग्नि चक्र, शायद वो क्राइम के ऊपर बना था, हम्म। अग्नि चक्र। तो वो हमने देखा तो हमें लगा था कि चाहे जो कुछ हो जाए, एक झलक आ जाए ना इसमें हमारी, एक छोटा सा कैरेक्टर फिर आ जाएंगे, फिर मजा आ जाएगा बस। एक इतनी सी उम्मीद। तो अब उससे और अभी में जमीन आसमान का फर्क है। सही बात है, सही बात है। जो चीज आपको मिलती नहीं है, आप चाहते हो कि ये मिल जाए। जब हम्म, आपको मिल जाती है तो आप ये सोचते हो कि नहीं, अब हम इससे बेहतर और अच्छा कर सकते हैं, तो हमें इससे बेहतर मिले, है ना। हम्म, तो पहले तो आप ये चाहते हो कि जो नहीं है वो तो आए हाथ में। एग्जैक्टली। तो अब वो वाला काम जो कि भाई काम मिल जाए, पैसे मिल जाए, वो उससे परे हो गए। अब इम्पोर्टेंट है हमें ऐसा काम मिले जो बहुत बेहतर हो, जिस जिसको करने से एक तो हमारी एज एन एक्टर हमारा नाम हो, एज एन एक्टर हम स्टेब्लिश हो, और हमें संतुष्टि हो। हम जब भी कभी अपने बच्चों को या भविष्य में कोई हमारे घर का या कोई देखे तो बोले यार ये एक्टर था, इसने बहुत अच्छा काम किया, ये कैरेक्टर में इसने बहुत अच्छा कैरेक्टर डेवलप किया और इसने एक्टिंग की। अच्छा इश्तियाक भाई, मैंने एक फिल्म देखी थी आपकी, अनारकली ऑफ आरा, है ना, वो कैरेक्टर हम्म जो आप प्ले करते हो, कि दिल्ली में रहने वाला बंदा है, और बहुत ही मतलब कैरेक्टर था वो, है ना। हम्म। उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए, और कुछ अनुभव बताइए, वो फिल्म आपको कैसे मिली? और वो अप्रोच ही बड़ा यूनिक था, वो मतलब डायरेक्ट रिलेट हो जाता है आपके कैरेक्टर से कोई भी आम इंसान, है ना। उसके एक तो बारे में कुछ अविनाश बताएंगे? अविनाश दास जी ने उसको डायरेक्ट किया था, और उन्हीं ने लिखी थी फिल्म, और वो कैरेक्टर भी उन्हीं ने डिजाइन किया था। मतलब इस कैरेक्टर में लाइन की इम्प्रोवाइजेशन नहीं है मेरा, पूरी ओके। लाइनें जो भी सब सारी चीजें सब उन्हीं की बनाई हुई हैं। ओके। तो पहले मैं कुछ और कैरेक्टर करने के लिए मुझे बुलाया गया था कि कुछ और करेंगे, लेकिन आ, हीरामन जो कैरेक्टर था, जब मुझसे वो मिले अपने अपने क्या नाम अविनाश जी, तो मेरी तो आदत है बात करने की, तो मेरा जो अंदाज था बात करने का, उससे उनको लगा कि यार मुझे ना ज्यादा कैरेक्टर इसमें बनाना नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति है अपने आप में हीरामन है ना। तो अगर ये सिंपल तरीके से भी बोल देगा जैसा ये बोल रहा है अभी, तो भी हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो उन्होंने इस अंदाज से हमारा हमारा कैरेक्टराइजेशन जो हमारा जो चयन किया वो इसी से किया कि ये थोड़ा ज्यादा परे। फिर उसके बाद हमने भी सोचा
कि जितनी ईमानदारी से, जितनी रूहानी तरीके से हम इस कैरेक्टर को करेंगे उतना ही फायदा होगा। इसमें ये नहीं दिमाग लगाएं कि इधर आएंगे हम तो ऐसे देखेंगे, उस डायलॉग में ऐसे बोलेंगे, इस डायलॉग में नीचे देखेंगे, या वो आएगा तो ये फीलिंग होगी हमारी, वो फीलिंग उसकी होगी। ऐसा कुछ दिमाग नहीं लगाया था इस कैरेक्टर में। इस कैरेक्टर में हमने सोचा था कि जो लिखा है उसको उसी अंदाज में कैसे बोल सकते हैं, बस उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत। इसलिए तुमने देखा वो सिंपल तरीका है हमारा। हाँ, बहुत सिंपल है, और वो शायद मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपल अप्रोच के चलते भी लोगों को टच कर जाता है वो कैरेक्टर। हाँ। तो इश्तियाक भाई, अभी रंगमंच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप? बीच बीच में मैं देखता हाँ हूँ कि कर रहे हाँ, हैं। रंगमंच हमारा चलता रहता है हमेशा। द शैडो, क्या नाम, मुखातिब थिएटर ग्रुप हमने बनाया हुआ है अपना मुंबई में, और इसमें कम से कम 45-50 लोग काम करते हैं सब मिला के। और हम लोग नाटक करते हैं, साल में एक आध बार तो कर ही लेते हैं। ओके। इश्तियाक भाई, मैं कुछ दिनों पहले एक पोस्टर देख रहा था, कोई फिल्म आपने डायरेक्ट की है? हाँ, द शैडो कुछ ऑफ ऑथेलो है। कुछ शेयर कीजिए। वो पोस्टर मैंने देखा था आपका, है ना? वो हाँ फिल्म, वो आपने एज एन डायरेक्टर डायरेक्ट किया है, राइट? हाँ, मैंने लिखा भी है, डायरेक्ट भी की है फिल्म। ओके। क्या है फिल्म का मुद्दा या टॉपिक? शेक्सपियर के ऊपर कुछ था, मैंने पढ़ा था, मगर एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, तो मैं हाँ आपसे जानना। हाँ, तो अभी तो क्योंकि हम लोगों का वो शुरू नहीं हुआ है, तो उसके बारे में अभी बता नहीं सकते हम ज्यादा। जैसे ही वो शुरू होगा, अ, अब तो लॉकडाउन के बाद ही सब चीजें होंगी, तो फिर चालू करेंगे, क्योंकि उसका क्या है ना, इकट्ठा एक साथ न्यूज देंगे उसकी, अभी नहीं दे रहे हैं उसको। हाँ मतलब एज एन एक्टर के बाद एज एन डायरेक्टर भी हम इश्तियाक खान को अब बॉलीवुड में हम देखेंगे। हाँ हाँ हाँ। इश्तियाक भाई, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आप बहुत ही एक्सपीरियंस हैं, जो न्यू कमर एक्टर्स हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, है ना, जिनको बहुत हाँ, बहुत इजी लगता है या एक्टिंग बहुत इजी लगता है, उनको आप कुछ सजेशन करना चाहेंगे कि अगर वो बॉलीवुड में आना चाहते हैं या एज एन एक्टर भी बनना चाहते हैं, तो क्या क्या चीज है जो उनको बहुत ध्यान देनी पड़ेंगी? सबसे पहले तो यही ध्यान देना, जो एक्टिंग के अलावा भी, एक्टिंग तो चलो ठीक है, एक्टिंग के अलावा सबसे ज्यादा ध्यान उन्हें यही देना पड़ेगा कि आर्थिक स्थिति आपकी सही हो। आपके पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ फिल्में बन रही हैं, कौन बनाने वाला है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हम्म। है। एक्टिंग तो चलो ठीक, आप करोगे, एक्टर होगे, इसलिए आपने सोचा है करने के लिए, है ना। और अगर मुंबई आ रहे हैं आप और आपको काम करना है, तो सबसे पहली जरूरत, कुछ चीजें, बेसिक चीजें हैं, वो है एक तो आर्थिक आर्थिक जो आपकी ताकत है, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये कि आप कितनी ज्यादा ऐसे लोगों से संपर्क रखते हैं जिनको ये मालूम हो कि भाई ये इधर इधर फिल्मों का या सीरियल का या वेब सीरीज की कास्टिंग चल रही है और यहाँ हम जा सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा यही इम्पोर्टेंट है कि आप जहाँ काम हो रहा है वहां पहुंचे, आप हो या ना हो वो बात की बात है। आधे से ज्यादा स्ट्रगल आपका वहां खत्म हो जाता है जब आपको ये मालूम होता है कि उस फलानी जगह कास्टिंग चल रही है और उस जगह इस कैरेक्टर की जरूरत है और उसमें हम फिट हैं या नहीं फिट। ये 70% आपका जो स्ट्रगल है इसी में खत्म हो जाएगा। खत्म हो। ये हम एक्टिंग की तो बात ही नहीं कर रहे हैं इसमें, वो बाद में आएगी। हम्म। सही बात है कि आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो मतलब आप रेडी हो सकते हो अपने आप को लेके। बस बस वो इम्पोर्टेंट है, अभी ये इश्तियाक भाई, इम्पोर्टेंट। डिजिटल के बाद बहुत सी चीजों का भी चेंजेस हो रहा है, जैसे
पहले सिर्फ सीरियल और फिल्म बनती थी, अब शॉर्ट फिल्म का भी एक ट्रेंड आया बीच में, वो भी बहुत अच्छा है। अब वेब सीरीज अपने आप में एक ट्रेंड है, बहुत से एक्टर्स को काम मिल रहा है वेब सीरीज में। तो कितना आसान है मतलब एक्टर्स के लिए अभी सर्वाइवल मुंबई में। अब तो पहले तो नहीं था, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हो गया है, काम करने का मौका बहुत ज्यादा मिल रहा है लोगों को। तो नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए प्लेटफॉर्म में, इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म है कि आपको काम ही काम है। तो मगर आपको बस काम आना वही, चाहिए। बस काम, और ये पता रहना चाहिए कि कहाँ काम है। हम्म। तो यही है। और इश्तियाक भाई अभी लॉकडाउन है, आपको क्या लगता है, जैसे आप तो फिल्म से हैं, तो फ्री फिल्म के जितने भी लोग हैं सारे फ्रीलांसर्स हैं, तो इकोनॉमिकल क्राइसिस कितना हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, और मतलब आपके अंदाजे से अब लॉकडाउन खुलने के बाद भी काम कब से। अभी तो 2-3 महीने तो मुझे नहीं लग रहा कि होगा शुरू काम। और रहा सवाल जो एक्टर हैं या जो भी कलाकार हैं जिनका प्रॉब्लम है हर प्रकार की, क्योंकि हम लोग इधर आते हैं तो किराए से भी रहते हैं, बहुत सारे लोग जाने, अलग अलग चीजें हैं सबकी। तो अब ये सिर्फ इस फिल्म इंडस्ट्री के पास नहीं है, सबके सबकी प्रॉब्लम है, सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा ये मानना है कि अभी ये मान के चलो कि आपको सिर्फ खाना है और अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से जीवित रखना है अच्छे से। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप अब ख्वाब देखना सिर्फ जिंदा रहने की शुरू करो। आप आगे क्या करना है, आप उसकी तैयारी करो। इस चक्कर में अभी तो हमें नहीं लगता कि पढ़ना चाहिए कि यार हमारी जिंदगी क्या होगा, अभी क्या है, अभी क्या, अभी सब सही हो जाएगा। ये एक दौर है, थोड़े दिन के लिए। एग्जैक्टली। हालांकि हालांकि ये बोलना बहुत आसान है कि भाई कुछ नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्योंकि हम इधर बैठे हुए अपने पैसे की दिक्कत नहीं है, घर की दिक्कत नहीं है, तो हम ऐसी बातें कर रहे हैं। बहुत आसान लग रहा है। हो सकता है जिन जो लोग परेशान हैं उस जगह हम होते तो शायद ये बात नहीं करते। अ, लेकिन हमारा मानना ये है कि इस इसके बावजूद भी हम ये चाहते हैं कि लोग उस परेशानी को समझें और उससे लड़ने की कोशिश करें, और पॉजिटिव तरीके से। एग्जैक्टली। और अपने से नीचे लोगों को देखें कि बहुत सारे लोग तो सड़क पे हैं अभी। हम्म। और सिर्फ वो कलाकार की बात नहीं है, मजदूरों से लेकर बहुत सारे लोग। हमारे घर के सामने एक व्यक्ति हैं जो रहते हैं, उनकी वो फैक्ट्री में उनके 4-6 मजदूर हैं, 3 गाला लिए हुए हैं, वो खुद किराए से रह रहे हैं। और उनका रूटीन है कि पैसे आते हैं उनके, जाते हैं आते हैं। आज वो ही खड़े होकर बात कर रहे थे कि कैसे हम मजदूरों को पैसा दें, कैसे हम उन लोगों से पैसे मांगे जिनसे हमारे मिलने थे, और हम कैसे किराया दें इन गाला का और अपने इसका। उनसे भी हमने यही बात की कि अभी इन सब चीजों को छोड़ दो। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि आप कैसे रह रहे हो और उन मजदूरों को कैसे जिंदा रखते हैं। समस्याएं तो बहुत हैं ही। आप तो सेफ रहें। परेशानी, हाँ, इम्पोर्टेंट है, परेशानी तो बहुत है, लेकिन वो तो उससे लड़ना ही पड़ेगा, सीधी सी बात ये। सही बात है, लड़ना तो सबको अब पड़ेगा। हाँ, लड़ना ही पड़ेगा। तो लड़ना है तो फिर उसको ये समझो कि हम अगर इतनी सी परिधि में हैं तो वो परिधि अपनी है, और उस परिधि में ही जीना है हमें। अगर 1 किलो चावल है तो उसको ऐसे डिजाइन करना है कि हमें वो, अगर हमारे पास 10 दिन का समय है तो वो हम 1 किलो चावल 10 दिन के लिए डिजाइन करें। वो इम्पोर्टेंट है। आज अभी दिमाग उस हिसाब से चलाना जरूरी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है ना। अभी चलिए इश्तियाक भाई, सोचे कि ये बुरा समय है, वो बुरा समय तो निकलेगा ही, है ना, और मैं हाँ, उम्मीद करता हूँ बुरा समय निकले, है ना, और
मगर एक चीज ये है कि इस क्राइसिस ने पूरी दुनिया को ये समझा दिया कि आप अपने आप को जितना भी शक्तिमान माने, है ना, आपसे भी मतलब शक्तिवान कुछ है जो दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, तो आप थोड़ा सा थम जाओ। जैसे आपने शुरू में कहा स्पिरिचुअल हो जाता है ना, अपने आप को ही अध्ययन कर लो, है ना। तो इसके आगे बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद आपसे बात कर मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार वाले स्वस्थ रहें, और जल्द हम मिलते हैं लॉकडाउन के बाद, है ना। और लव यू भाई, अपना ध्यान रखिए, और फिर से हम मिलेंगे। ओके।